हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एटॉमिक स्ट्रक्चर के नए लेक्चर में। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बोहर्स मॉडल देखा था और उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ बोहर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स एंड फेलियर भी हमने देखे थे, क्या होते हैं ड्रॉबैक्स भी देखे थे। देखो, बोहर्स मॉडल जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके साथ साथ जो बोहर्स मॉडल है वो जो फाइन स्प्लिटिंग होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो जो फाइन स्प्लिटिंग होती है वो क्यों होती है, वो कुछ उसके बारे में बताता नहीं है। फाइन स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या है? जो भी स्पेक्ट्रम हम देखेंगे उसमें जो हाइपरफाइन लाइंस होती है, छोटी छोटी लाइंस होती है उसमें। चलो मैं आसान एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मान लो कि अपने पास नायलॉन की रस्सी है, तो नायलॉन की रस्सी अगर एक स्पेक्ट्रम है, तो आपको पता है कि जो नायलॉन की रस्सी होती है, जो रोप होता है, वो किससे बना होता है? वो छोटे छोटे उसमें थ्रेड्स होते हैं, उससे बना होता है। तो अगर हम उसी पूरे रोप को, उस रस्सी को अगर हम समझते हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम है, तो उसमें जो थ्रेड्स है, छोटे छोटे थ्रेड्स है, वो उसके हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम है या फिर हाइपरफाइन उसकी लाइंस है। तो सीधा जो है कि हाइड्रोजन का अगर स्पेक्ट्रम हम बोहर्स मॉडल के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सिर्फ हमें स्पेक्ट्रम, जो मेन स्पेक्ट्रम है वो बताता है। जो हाइपरफाइन नेचर होता है किसी भी स्पेक्ट्रम का, वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो हाइपरफाइन जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हाइपरफाइन लाइंस उसमें क्यों होती है, वो एक्सप्लेन करने के लिए ये जो समरफेल्ड है, इस समरफेल्ड ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है बोहर्स थ्योरी को। इसके कुछ अजम्पशन है, इसने कुछ अलग कहा था, जो कि थोड़ा सा जो बोहर्स थ्योरी है उसका एक्सटेंशन है। इसलिए हम कहते हैं, मतलब इसने बोहर्स थ्योरी में ही कुछ ऐड कर दिया है। तो एक्सटेंशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी किसने किया है? समरफेल्ड ने इन 1915। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? देखो, बोहर्स का जो मॉडल है वो क्या कहता है कि इसने इस एटम्स में स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। ठीक है, और वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में, मतलब जो ऑर्बिट है वो हमने सर्कुलर कंसीडर किए थे इन केस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो समरफेल्ड का कहना है कि ये थोड़ा सा अलग कहते हैं, टू एक्सप्लेन दी हाइपरफाइन नेचर ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो हाइपरफाइन नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ इनके अजम्पशन दिए हैं। देखते हैं एक के बाद एक। चलो देखो, फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो, इनका कहना क्या है? सर्कुलर नहीं, इनका कहना है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। कुछ इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट फॉर्म करता है और इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल कहना है इनका। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन एडिशन टू दी सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड दी न्यूक्लियस। देखो, अब जो सब लेवल्स आएगी उसमें आपको समझ में आएगा कि इनका कहना है कि ये न्यूक्लियस है, इन एडिशन टू दी सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट इन एडिशन टू दी सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड दी न्यूक्लियस with the nucleus at one of the foci। देखो, अगर इस तरह की इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर मूव कर रहा है, तो देखो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो इस एंड से इस एंड तक है, इसे क्या हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। और इसे कहते हैं माइनर एक्सिस।
यहाँ पे होगा, देखो क्या करना होगा, ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस एट वन ऑफ द फोसाई। ये जो फोकस है, अब इसको भी कंसिडर कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियस, या फिर इसको भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर दिस इलिप्टिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन एडिशन टू द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस एट वन ऑफ द फोसाई। यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकता है, ये फोसाई, ये फोकस फोसाई, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सब एनर्जी लेवल्स, यानी कि सब एनर्जी लेवल्स यानी कि सब सेल्स आर एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल्स। देखो इसको समझते हैं। हमने बोर्स मॉडल में देखा है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल को छोड़ के, मतलब फर्स्ट सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n अगर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 आएगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 इसको छोड़ के, मतलब फर्स्ट सेल को छोड़ के बाकी के सभी सेल्स में, फर्स्ट सेल को छोड़ के बाकी के सेल्स में सब सेल्स भी रहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, देखो इस तरह से मूव करेगा, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। सब एनर्जी लेवल्स, ये सब एनर्जी लेवल्स, दीज आर दी सब एनर्जी लेवल्स, वो किसमें होंगे, देखो आर एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल्स, उसी एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। सब एनर्जी लेवल्स exist due to the difference in the energies of electron revolving in a different elliptical orbit, same n वैल्यू। इनके जो मेन एनर्जी लेवल्स होंगे वो सेम होंगे। मेन एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसके लिए कोई सब एनर्जी लेवल्स नहीं होगी, ठीक है। सॉरी, इसके लिए वही एनर्जी लेवल्स, एक ही एनर्जी लेवल्स होगी, तो इसे हम कहते हैं 1s। क्या कहते हैं इसे, 1s। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो क्या होगी, एक होगी 2s, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो एक होगी 2s, 2p, 2s और 2p। अगर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होगी। ये होगा 3s, 3p, 3d। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो प्लस 1, 2, 3, 4, ये होगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो देखो इन सबका एनर्जी लेवल्स एक ही है, 4, 4, 4, 4। इसका 1s इसके साथ एक ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है, इसके साथ एक ही एसोसिएटेड होता है 1s। इसमें 2s, 2p, देखो इनका एनर्जी लेवल एक ही है, 2, 2, मेन एनर्जी लेवल एक ही है, लेकिन s और p में जो डिफरेंस है, s में और p में जो डिफरेंस है, व्हाट इज s, p, ये सब एनर्जी लेवल्स है। s, p, d, f क्या होते हैं, सब लेवल्स होते हैं, सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ये सब एनर्जी लेवल्स है 2s, 2p।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही है, यानी कि इनका मेन एनर्जी लेवल एक ही है, लेकिन एस और पी जो सब एनर्जी लेवल्स है थोड़े डिफरेंट है। एस और पी की एनर्जी थोड़ी वैरी करेगी। तो सब एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट। डिफरेंट, तो इसमें सिर्फ सर्कुलर मोशन होगी, यानी कि n इक्वल टू 1 सब लेवल सबसेल जो होगा वो भी एक ही होगा। सबसेल कौन सा होगा? एक ही होगा। देन n इक्वल टू 2, देन दिस इज न्यूक्लियस, ये होगा एक और एक होगी इस तरह से इलिप्टिकल, यानी कि सब सेल्स कितने होंगे इसमें? 2। चलो इसको मैं लिख देता हूं। यहाँ पे होता है यस सबसेल, यहाँ पे होता है यस और यस 2s 2p, दिस इज 1s। देन फॉर n3, अगर n3 है तो फॉर n3 है तो ये न्यूक्लियस, ये सर्कुलर मोशन, एक इस तरह से इलिप्टिकल, एक इस तरह से इलिप्टिकल। कितने सबसेल्स होंगे? सबसेल 3। कितने होंगे? 3। कौन कौन से होंगे? 3s 3p 3d। और अगर n इक्वल टू 4 है, देन ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से होंगे। अब देखो इसमें सब सेल कितने होंगे? सब सेल होंगे 4। कितने सब सेल होंगे? 4। कौन से? 4s 4p 4d एंड 4m। अब देखो ये जो पॉइंट्स है, सब एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट सेम n वैल्यू। अब इन सब में देखो n की वैल्यू सेम ही है, मतलब इसमें 1s है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये देखो 2s 2p, इनका n एक ही है। ये 3s 3p 3d, n एक ही है, और इसका भी 4s 4p 4d 4m, तो n की वैल्यू सेम ही होगी। तो आसान भाषा में समझा जाए तो ईच एनर्जी लेवल, यानी कि जो ऑर्बिट होता है उसका भी सब ऑर्बिट होता है अकॉर्डिंग टू दी समरफेल्ड। जो मेन एनर्जी लेवल्स थी, यानी कि ऑर्बिट था, उसमें भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की इलिप्टिकल मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से, हाँ, वो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वही है सब लेवल्स। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा सा इसको स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज में समझते हैं। देखो मान लो कि सिर्फ हम बोहर्स के मॉडल पे चल रहे हैं, तो बोहर्स के मॉडल के हिसाब से क्या होगा कि हमें सिर्फ मेन एनर्जी लेवल्स ही लिखनी होगी। अब मेन एनर्जी लेवल्स देखो, n इक्वल टू 1, then n2, then n3, then n4, इस तरह से होगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा, यानी कि 2 से 1 पे आएगा, ये हो गया एक स्पेक्ट्रम। देन अब देखो 3 से मान लो 2 पे आता है, या फिर यहां पे आता है दूसरा, मान लो यहां पे आता है तीसरा। तो मेन एनर्जी लेवल्स पे ही ट्रांजिशन हो रहा है, देखो n2 से n1 पे आया, n3 से n2 पे आया, n4 से n3 पे आया। सिर्फ समझने के लिए है कि ये जो लाइंस दिख रही है इसको हम मेन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कि स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। अब इसमें हाइपरफाइन्स लाइंस क्यों आती है? अब हम समरफेल्ड जो थ्योरी है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। देखो अब इसके हिसाब से क्या होगा, समरफेल्ड के हिसाब से अगर ये n1 है तो इसके पास एक ही एनर्जी लेवल है n1, यानी कि 1s है। अगर
टू होता n इक्वल टू 2 होता तो इसमें कितने एनर्जी लेवल्स है? 2s 2p 2s 2p। अब यहां पर होगा कुछ इस तरह से, देखो 2s, ये होगा 2s और ये होगा 2p, क्योंकि इसमें तो दो एनर्जी लेवल्स है। अब इनमें थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही है, तो मेन एनर्जी लेवल तो एक ही है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा 2s 2p। देन ये है, ये किसके लिए? n इक्वल टू 2 के लिए है, ठीक है। इस पे यहां पे मैं लिखता हूं 1s n इक्वल टू 1 के लिए। अब 3 देखना है, तो 3 में कितने होंगे? 3s 3p 3d, यानी कि ये इस तरह से होगा 3s 3p और 3d, 3s 3p एंड 3d n इक्वल टू 3, इस तरह से होगा। और अगर 4 है तो 4 के लिए होगा 4s 4p 4d एंड 4f, 4s 4p 4d एंड 4f n इक्वल टू 4। अब देखो, अब अगर आपको कहा जाए कि देखो इसमें अगर ट्रांजिशन होती है तो कैसे ट्रांजिशन होगी? देखो, अगर 2 से 1 पे आता है तो कहां से आएगा? 2s से भी आएगा और 2p से भी आएगा। देखो मेन ट्रांजिशन को समझ लो, मेन ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? n2 से n1 पे ही हो रहा है, n2 से n1 पे हो रहा है। लेकिन ये हो गया मेन ट्रांजिशन। अगर n2 से n1 पे समझ लेते हैं तो स्पेक्ट्रम हो गया। हाइपरफाइन लाइंस कहां से आ रही है? हाइपरफाइन लाइंस आ रही है ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम दीज सब एनर्जी लेवल्स। देखो ये 2s से भी आ रहा है और 2p से भी आ रहा है। अगर ब्रॉडली हम कहें तो n2 से n1 पे आ रहा है, लेकिन अगर फाइन स्पेक्ट्रम को समझना है, फाइन नेचर को समझना है, तो कहां से कहां रही है? 2s से 1s पे, 2p से 1s पे। तो ये तो पहले एक्सप्लेन नहीं किया था बोर्ड्स ने कि इसमें सब एनर्जी लेवल्स होती है। उन्होंने एक ही एनर्जी लेवल्स दी थी, यानी कि n2, तो n2 से n1 पे आ रही है। इसी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि n2 से n1 पे आ रही है, लेकिन उसमें भी सब एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट है सेकंड ऑर्बिट में, तो वहां से 2s से 1s पे और 2p से 1s पे आ रहे हैं। तो ये हो गया हाइपरफाइन। देखो एक लाइन में ये दो लाइंस आ गई है। अब आगे देखो, अगर हम n3 से n2 पे देखेंगे, n3 से n2 पे देखेंगे तो कहां पे आएंगे? देखो 3s से 2s पे आएगा, देन 2s पे आएगा, देन 3p से भी 2s पे आएगा और 3d से भी 2s पे आएगा। इसके साथ साथ 3s से 2p पे आएगा, देन 3p से 2p पे आएगा और 3d से 2p पे आएगा। तो देखो मेन ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? n3 से n2 पे हो रहा है, n3 से n2 पे हो रहा है। लेकिन क्योंकि n3 में 3 सब एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट है, 3s 3p 3d है, और 2 में भी 2 एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट है, तो उन सब एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन होगा। देखो ये पहले वाली एनर्जी लेवल 2s पे समझो आ रहा है, तो कहां से आएगा? 3s से भी आएगा, 3p से भी आएगा और 3d से भी आएगा। उसके साथ साथ अगर 2p पे आ रहा है तो 3s से आएगा, 3p पे से आएगा और 3d से भी आएगा। यानी कि मेन जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n3 से n2 पे ही हो रहा है, लेकिन उनके सब एनर्जी लेवल्स जो आ रहे हैं उनकी वजह से हाइपरफाइन लाइंस उसमें बनती जाएगी। तो अगर ये मेन स्पेक्ट्रम है, ये मेन स्पेक्ट्रम है, तो ये जो हर एक ट्रांजिशन दिख रहा है वो उसके हाइपरफाइन लाइंस है, उसके हाइपरफाइन लाइंस है। तो इस तरह से समरफेल्ड ने एक्सप्लेन किया था कि हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम जो नेचर होता है स्पेक्ट्रम का, उसमें फाइन लाइंस क्यों आती है। तो समरफेल्ड ने मेनली ये कहा था कि इनमें सब एनर्जी लेवल्स होती है और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी होती है। तो थोड़ा सा एक्सटेंशन है, आप सिर्फ समरफेल्ड थ्योरी से इतना भी समझे हो कि मेन एनर्जी लेवल के साथ साथ सब एनर्जी लेवल्स भी होती है, बस
मेन एनर्जी लेवल्स जो बोहर्स ने कहा था कि मेन एनर्जी लेवल्स है, समरफेल्ड ने उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया और कहा कि मेन एनर्जी लेवल के साथ साथ इसमें सब एनर्जी लेवल्स भी होती है। अब फर्स्ट सेल है, सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल्स होती है एक्सेप्ट फर्स्ट लेवल छोड़ के, उसमें एक ही लेवल्स होती है, ठीक है, तो उसे हम 1s कहते हैं। दूसरा 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d और 4 में 4s 4p 4d एंड 4f। एसपीडीएफ में जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस उन सब एनर्जी लेवल्स में होगा, ठीक है। जो s की एनर्जी, p की एनर्जी, d की एनर्जी और f की एनर्जी है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, वही उनका डिफरेंस है क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, मतलब एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। इसीलिए जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो भी उनका नेचर भी फाइन होता है क्योंकि इनमें ज्यादा एनर्जी गैप्स नहीं है, कम एनर्जी गैप्स है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ये है समरफेल्ड एक्सटेंशन टू दी बोहर्स मॉडल, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से समझ लो और ज्यादा कुछ मतलब फिजिक्स की थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें फिजिक्स की है, तो आपकी समझ में इतना आना चाहिए कि समरफेल्ड का एक्सपेंशन यही बताता है कि मेन एनर्जी लेवल के साथ साथ सब एनर्जी लेवल्स भी एग्जिस्ट होती है। और इन्होंने एक नया जो क्वांटम नंबर दिया है वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। हमने n जो होता है मेन एनर्जी लेवल्स जो होती है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और ये दूसरा क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर। और 2 क्वांटम नंबर्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि 4 क्वांटम नंबर्स जो पूरा इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करते हैं एटम्स में, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।